सभी आपका दिल की गहराइयों से आप एक छोटे से निमंत्रण पे आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन और राज आलमपुर सर का धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों से एक इंटरेक्शन का मौका मुझे मिला। तो वैसे तो हम लोग डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन बात जब स्टूडेंट्स की आती है तो हम लोग भी अपने जीवन में स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए इन सब चीज़ों का आज अगर कितना रोल है, कल को जब आप लोग कोर्स कर रहे हैं कहीं ना कोई जॉब या कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई बिजनेस आप लोग शुरू करेंगे, तो आज अगर आप किसी चीज़ के एक्सपीरियंस को, किसी भी फील्ड के एक्सपीरियंस को जो आपके बिजनेस से, आपके काम से जुड़ा हुआ है, अगर आप उसको आज अगर अच्छे से कर लेते हैं तो शायद आपको जो हमें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ी, तो वो उस तरीके की समस्याएं जो हैं आप पहले ही अपने आप को मेंटली और एक साइकोलॉजिकली आप उसको एक अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि अगर मैं इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मैं कभी आ जाता हूँ तो हाउ शुड आई ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, इट्स नॉट जस्ट ए सेमिनार, इट्स जस्ट ए टॉक ऑन दैट, कि हम लोग आपस में बात करें कि जो ब्रांड है, मेरा जो कोर फील्ड है दैट इज़ ब्रांड मैनेजमेंट, कि भी आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि इमेज आप अपने ब्रांड की कैसे बना सकते हैं मार्केट में, ताकि आपको जब आप अपने काम को या अपने आप को कहीं पे भी प्रेजेंट करें तो लोग अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाएँ, आपको समझ पाएँ कि आप हैं क्या। बेसिकली मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी कुछ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट और हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी कि आप करना क्या चाहते हैं। ब्रांड से क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड, आप ब्रांड से क्या समझते हैं? कोई भी एक मुझे बता सकते हो? कभी आपने ब्रांड के बारे में सुना है? ब्रांड क्या होता है? तो जो इस कंपनी का नाम से कोई भी चीज मार्केटिंग में ग्रोथ हो रही है, वो एक ब्रांड ही बनता है। जी, ठीक है। कोई और बताना चाहिए? बेसिकली मैंने कहा कि जैसे टॉक, आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे मेरे अंदर से उतनी ज़्यादा चीज़ें निकल के आप लोगों के पास में आएंगी। एक सवाल पूछता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो इसलिए आप अपने आप को अभी से उस एक बिजनेसमैन वाले या एक प्रोफेशनल वाले जो एक यूनिफॉर्म है, आप उसके अंदर समझिए अपने आप को कि भी आज मैं बैठा हुआ हूँ, कल को मुझे ये काम करना है 2 दिन के बाद, आप समझिए कि 2 दिन बाद, हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद मुझे अपना क्लिनिक सेटअप करना है। तो मेरे लिए अपने आप को ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश करना, या मेरा जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस को मैं एक अच्छे ब्रांड के रूप में कैसे लेके जाऊं, तो आज हम लोग उसी के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने सवाल पूछा था कि आप ब्रांड से व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड, तो कोई और बताना चाहे या डिस्कस करना चाहे? पूजा, आप बताना चाहो? ठीक है। देखिए, ब्रांड जो है वो किसी भी पर्टिकुलर किसी भी कंसेप्ट की, प्रोडक्ट की, सर्विस का कोई भी एक आइडेंटिटी जो होती है, उस आइडेंटिटी को हम लोग ब्रांड नेम बोलते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कारें बनती हैं, लेकिन देयर इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ हुंडई, मारुति सुजुकी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, हर एक की अपनी अलग अलग ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड नेम है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, क्या सभी के नाम सेम है क्या? सबके अलग अलग नाम हैं। तो अलग अलग नाम जो है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को बता रहा है कि भी निशा अगर बैठी हुई है, पूजा अगर बैठी हुई है, दीक्षा अगर बैठी हुई हैं, तो उनका ब्रांड नेम, उनका नाम ये है। आगे जब हम लोग बात करते हैं कि भी ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम नाम कोई भी रख दिया, दिस इज
तो ये नाम है हमारा। लेकिन उस नाम से आगे क्या सिर्फ नाम से ही कोई एक किसी भी चीज़ की ब्रांड इमेज बन जाती है? हम लोग सिर्फ ब्रांड के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि भी ब्रांड, अगर आपको मार्केट में अपनी एक अलग इमेज बनानी है तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हमारी अलग एक इमेज बन जाए? दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड वैल्यू। और ब्रांड वैल्यू कब बनती है हमारी? मैंने अभी बताया कि अलग अलग पर्सनालिटी हैं आप, तो निशा और सॉरी मैं आपका नाम भूलूँ, समीक्षा। निशा और समीक्षा दोनों लड़कियां हैं, नाम लेकिन अलग अलग है। तो क्या क्वालिटी और जो इनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या इनका बिहेवियर है या इनकी जो टॉकिंग टर्म्स हैं, क्या वो बराबर हैं? क्या सभी अलग अलग हैं। इवन जो बिल्कुल रियल जो ब्रदर होते हैं, जो सगे भाई होते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी जो है डिफरेंस मिलता है उनके बात करने के तरीके में, उनके बिहेवियर में, उनकी मेंटलिटी में, उनके लोगों से मिलने के तरीके में, काम करने के तरीके में, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं उनमें एक डिफरेंस होता है। जब हम लोग ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं तो अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि भी हर एक ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं तो हर एक का अलग अलग एक ब्रांड वैल्यू है। तो क्या जो ऑडी की ब्रांड वैल्यू है, क्या वो मारुति सुजुकी से मैच करती है? क्या आप किसकी ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा मानते हो? ऑडी की। ठीक है, मैं एक छोटी सी और बात करता हूँ कि जैसे टाटा की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है या हुंडई की आप ज़्यादा मानते हो? आपके हिसाब से टाटा ज़्यादा अच्छा ब्रांड है या हुंडई ज़्यादा अच्छा ब्रांड है? ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ एक आध लोग हुंडई को भी बोल रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक ब्रांड की दूसरे के ऊपर में कोई ना कोई एज होता है। ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बन के जुड़ के बनी हुई होती है। जब हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी ब्रांड वैल्यू, अब टाटा का नाम लिया लोगों ने, टाटा क्यों इतने मतलब इतना हमसे क्यों जुड़ा हुआ है? भाई गाड़ी तो हम हुंडई की भी चलाते हैं, हो सकता है आपके घर में हो या उनके घर में हो, लेकिन स्टिल उन्होंने माना कि भी हो सकता है वो मारुति की गाड़ी चला रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा भी टाटा की गाड़ी है। टाटा ने क्या किया है कि भी इतना टाइम से टाटा ब्रांड जो है, टाटा जो ग्रुप है वो काम करता रहा इंडिया के अंदर में। तो कहीं ना कहीं 19-21 उनके प्रोडक्ट भी ख़राब हुए हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू को बना के रखा हुआ है। अभी जो टाटा की गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारे क्रैश टेस्ट और जो है नए इंजन के साथ में, नई फीचर्स के साथ में आ रही है। तो उन्होंने मार्केट को बिल्कुल बदल के रख दिया है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों या क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें हों। तो ऐसे ही जब हमारी ब्रांड वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं, कल को जब आप फील्ड में जाएंगे तो वो ब्रांड वैल्यू आपको अपने अंदर ऐड ऑन करनी होगी। वैल्यू किसी भी चीज़ की तभी बनती है जब उसके अंदर में क्वालिटीज़ ऐड होती हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये फ़ोन है मेरे पास में और ये 1.5 लाख रुपए का है, आप कहो सर क्या बात कर रहे हो, ये 1.5 लाख रुपए का कैसे हो सकता है? ये OnePlus का फ़ोन है और आप 40,000 रुपये में आ जाता है। आप 1.5 लाख रुपए में बोलोगे तो ऐसे कोई थोड़ी ना मान लेगा या लेगा थोड़ी ना। लेकिन मैं यही बोलूँ कि अगर भाई ये एप्पल का है 14 Pro 14 Plus, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 1.5 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का फ़ोन है। तो उन्होंने क्या किया उस चीज़ के अंदर में, एक ब्रांड वैल्यू को डाला है, वैल्यूज़ को, क्वालिटीज़ को उसके अंदर में डाला हुआ है। अब क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं जब भी आप काम करते हो? मैं इन चीज़ों का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ आपके पास में क्योंकि जब आप कल को बिजनेस करने के लिए या एक प्रोफेशनल के रूप में जाएंगे तो जो क्वालिटीज़ आज आप अपने अंदर डालोगे, दैट विल क्रिएट योर ब्रांड वैल्यू। आपका ब्रांड नेम कैसे बनेगा? जब आप अपने कस्टमर के साथ में आपका बिहेवियर अच्छा होगा, जब कस्टमर को बताने के लिए आपका एक माइंडसेट होगा कि भी वो जो मेरे पास में कोई भी पेशेंट आ रहा है या कोई भी पेरेंट आ रहे हैं, कोई बच्चा आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, कोई भी XYZ आ रहा है, तो वो आपको एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड मानता है।
तो उसको ये लगता है कि भाई मेरे लिए इससे इस जो सामने मेरे एक आदमी है उससे बेहतर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, वो आपको भगवान के रूप में मान के आ रहा है आपके पास में। तो आप अगर चाहते हो कि उसकी वाकई में मदद करना चाहो तो आपके अंदर भी एक क्वालिटीज़ आपके अंदर में आपको डेवलप करके रखनी पड़ेंगी, ताकि जब वो आए और आप उसको कुछ बता सको, उसका सोल्यूशन हो, और आपका जो स्टेटस है, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड इमेज है, वो उसके नज़रों में और ज़्यादा बन जाए। तो इसलिए जब हम लोग ब्रांड वैल्यू की, ब्रांड इमेज की बात करते हैं तो टाटा ने क्या किया है कि टाटा ने एक तो अपनी जो एथिकल प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर में फर्म रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भी मतलब हो सकता है मेरा मानना है ऐसा, लेकिन हो सकता है कोई ना भी मानता हो, लेकिन हम ओवरऑल हम लोग ये मानते हैं यार टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है और दशकों से वो मतलब हमारे इंडिया के बीच में है, बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं, आईटी सर्विसेज में है, ऑटोमोबाइल में है, स्टील में है, बहुत सारे सेगमेंट्स में है। तो हाँ प्लीज़, तो ऐसे ही जब वो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर में भी हैं, तो अभी क्या हुआ, एक आईटी जो फर्म है TCS में कुछ इश्यूज हुए थे, तो उसमें क्या था, जॉब के बदले पैसा जो है वो डिमांड किया गया था कैंडिडेट से, कि भी जो कुछ HR के थे उन्होंने बोला कि हाँ आपको हम लोग टाटा TCS में आपको अपॉइंट कर देंगे, लेकिन आपको ये कि भी 1 मंथ सैलरी या वट जो है कुछ चीज़ें उन्होंने डिमांड करी 2-4 लाख रुपए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप 5 लाख रुपए मंथली किसी को रिक्रूट कर रहे हो, उसको बोल दो कि भाई साहब 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, वो दे देते। तो ऐसे ही करके जो HR जो थे उन्होंने बहुत सारे करोड़ों, कई सौ करोड़ रुपये उन्होंने कमाए उसमें, वो 20-22 सालों से थे उसके अंदर में। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ें खुल जाती हैं। तो इससे क्या हुआ कि टाटा की जो ब्रांड इमेज है उसको धक्का पहुंचा। शुरू में तो नहीं पता चला, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे उन्होंने पैसे ले लिए, आप क्या कहोगे, यार कंपनी की मिली भगत है, आप क्या कहोगे, कंपनी की मिली भगत है, कंपनी इसीलिए पैसा मांग रही है। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे लोगों से जब किया तो किसी ने अपोज किया उसके अंदर में, किसी ने को जॉब जब नहीं मिली, उनको पता चला कि भी पैसे की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन्होंने एक इशू को रेज किया। जब वो विसल ब्लोअर बने तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आगे उन्होंने ट्रैवल किया। जब ट्रैवल किया तो सेकंड फेज पे भी जिसके पास भी प्रॉब्लम जाती थी वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, प्रेशर आ जाता है, तो वो प्रेशर चीज़ों को तोड़ के आगे भी, बैरियर से आगे भी जाती हैं चीज़ें। तो जैसे ही आगे गई तो वो पता चला जो टॉप मैनेजमेंट थी कि भी पैसे जो है मांगे जा रहे हैं जॉब के बदले में। तो ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत ही एक बड़े जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न था कि भी ऐसा कैसे हो गया हमारी कंपनी में। उन्होंने तुरंत जो कुछ जो टॉप लेवल के जो HR वो थे, तो उन्होंने कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया अपने उससे। और भी बहुत सारे थे उनके खिलाफ, केस वेस करवा के उन्होंने, कंपनी ने पूरा उसको प्रोसेस को पूरा किया। लेकिन जब तक वो चीज़ चली, 3-4-5 साल से वो चली आ रही थी, लेकिन तब तक तो कंपनी की इमेज को डेंट लगा ना भाई। कुछ काफ़ी आज हो सकता है उन लोगों को पता चलेगा भी हाँ कंपनी ने एक्शन लिया है, लेकिन वो 2-3-4-5 साल तक तो ब्रांड इमेज को धक्का पहुंचा ना। तो ऐसे ही जब हम लोग काम करते हैं अपनी फील्ड में, अगर हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिसेस में या हमारी टैलेंट में, हमारी नॉलेज में, हमारे बिहेवियर में, हमारे कस्टमर को अटेंड करने के तरीके में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू होता है, तो हमारे को लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें हिट करती हैं हमारे बिजनेस। हमें पता नहीं चलता भाई, कई बार छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, हम इग्नोर करते थे, छोड़ो यार, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए नुकसानदायक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल को अपने ब्रांड, अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपने बिजनेस को आप अटैच कर पाओ। दूसरा, जैसे कोलगेट हमारा, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, यूज भी किया होगा। तो जब वो कंपनी आई थी तो उन्होंने सबसे पहले कोल को ये कहा कि भाई कोयला जो है, आप जब नमक और कोयले को रगड़ के आप जब करते हो तो वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। कंपनी ने वो क्लेम किया, लोगों ने थोड़ा बहुत मान भी लिया और वो ब्रांड जो बहुत प्रसिद्ध हो गया उसमें। तो काफ़ी सालों तक हम लोग टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट ही समझते रहे, लोग बोलते कोलगेट ले आवे मार्केट से उसमें। तो थोड़े टाइम के बाद जब क्या हुआ, जब धीरे धीरे मार्केट को चेंज हुआ, रिसर्च आए, प्रॉपर आए, तो वो खुद ही कंपनियाँ लगी उसमें चारकोल से,
मतलब चारकोल्स वाले जो है वो पार्टिकल्स हैं जिससे आपके दांत मजबूत बनते हैं। फिर इस टूथपेस्ट में क्या है, नमक है, फिर वो भी आ गया। तो कस्टमर के दिमाग में ये कहा कि यार ये इतने सालों तक ये लोग हमें झूठ बोलते रहे, बख्शेंगे तो नहीं हम इनको। अब क्या हुआ, वो इमेज एक ऐसी इमेज बन गई है, तो कहीं ना कहीं उसने कंपनी की जो बिजनेस है या चीज़ों को इतना डैमेज किया है, बंदा उससे दूर हट गया। मतलब यार ये झूठ बोलते हैं, अभी भी झूठ बोल रहे होंगे, हर्बल बोल रहे हैं लेकिन हर्बल डालेंगे नहीं उसके अंदर में। तो जब कस्टमर को रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार ये झूठ बोलने वाला बंदा है। व्हेन आई वाज विद आकाश इंस्टीट्यूट, तो मेरे पास में एक पेरेंट आए, वो बेसिकली वो किसी स्कूल के ओनर थे और मदर जो उस स्कूल में प्रिंसिपल थी उसमें। तो बेटा वो बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो वो आए काउंसलिंग के लिए। तो जो काउंसलर थी मैम, उन्होंने उनको बताया हाँ सर ठीक है हो जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे का हो जाएगा। तो वो पेरेंट सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो बोले कि देखेंगे जी कराएंगे। तो फिर वो मैडम का फ़ोन आया मेरे पास में, बोले कि सर ऐसे ऐसे पेरेंट हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए अभी। तो मैं कहा ठीक है आप मेरे पास भेज दीजिए उनको। तो वो आए, बैठ गए वो। तो मैंने पूछा, मैं कहा बेटा आपने कौन सी क्लास का अभी एग्ज़ाम दिया? बोले कि सर मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है। मैंने 9th और 10th के उसके मार्कशीट लेके उसको देखा। उसमें मैंने देखा कि भाई साइंस में है ना बच्चा, जैसे 10th क्लास में है, वो 12th में आए थे सॉरी, वो 10th और 11th का मैंने उसमें देखा कि बच्चा किस में अच्छा कर रहा है। तो बच्चा जो है ना वो मैथमेटिक्स में थोड़ा ठीक था, बाकी वो जो बायो वगैरह वो सब उसके समझ से बाहर का मामला था। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या चीज़ जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो 4-5 सब्जेक्ट में से आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? बोले कि सर मैथ में तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये केमिस्ट्री बायो मेरे समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं कहा काम चला लोगे 12th क्लास से? बोला पास तो हो जाऊँगा सर, लेकिन अब मेरे पेरेंट कह रहे हैं IIT क्लियर कर दे तू या नीट क्लियर कर ले भाई, वो मेरे बस का नहीं है सर। मैं कहा जी चलो ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा सर कि आप इनसे कितने पैसे कमाने की उम्मीद करते हो? वो बोले कि सर उम्मीद की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि अपना कमा खा लिए, हमारे पास स्कूल है कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेगा। मैं कहा फिर आप इसका एडमिशन करा दीजिए। बोले कि सर कमाल कर दिया आपने तो, घेर घार के वही जो काउंसलिंग वाली मैडम थी उनके वाले बात कर दी आपने उसे। मैं कहा सर मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं क्या आपके स्कूल में अगर आप किसी मैथमेटिक्स की फैकल्टी को अगर आप हायर करना चाहो तो आप कितना पे करते हुए? बोले कि सर हमारे यहाँ पे हम लोग 40-50 हज़ार रुपये देते हैं मैथ के जो अप टू 10th स्टैंडर्ड जो पढ़ाता है। और मैं क्या PGT को? बोले PGT हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स की नहीं है। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा जी हमारे यहाँ आकाश में ना जो मैथमेटिक्स जो पढ़ाता है तो उसकी सैलरी करीबन 3-3.5 लाख रुपए है। तो अगर ये उन 4 सब्जेक्ट में से सिर्फ एक सब्जेक्ट में भी अगर अच्छा कर गया, इस आप छोड़ दीजिए कि फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायो पढ़ेगा, वो मैथमेटिक्स में भी अगर अच्छा पढ़ गया तो वो कम से कम 2-3 लाख रुपए का इंसान बन जाएगा। फिर मैं आपके पास क्यों कराऊँ? तो मैं क्या आप हमारे पास इसलिए मैं आपको एडमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये भी यहाँ से पढ़ के और बहुत कहीं ऊपर जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से ये सीखे कि मैथमेटिक्स जो है 11th-12th का किन टेक्निक्स से पढ़ाना है। आगे कल जब ये आपके स्कूल में या कहीं पर भी ये जॉब करेगा, पढ़ाएगा, तो इसको ये यहाँ आकाश का एक एक्सपीरियंस होगा। 2 साल जब ये यहाँ पर सीखेगा तो उसके बाद ये पढ़ाने में भी मैंने वहाँ पर ये चीज़ सीखी थी, तो सिर्फ मैथमेटिक्स, जस्ट लेट हिम फोकस ऑन मैथमेटिक्स। आप मत सोचिए कि ये बहुत कहीं अब जो है IIT में जाएगा या आप डॉक्टर बनाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। ये टीचर भी बन जाएगा तो 3-4 लाख रुपए कहीं नहीं छोड़ेगा, ट्यूशन्स हैं और हैं कर लेगा। मैं कहिए तो उनके दिमाग में क्लिक की वो चीज़, बस सर ये तो पॉइंट हमारे दिमाग में आया ही नहीं उस नज़रिए से। हम तो चाह रहे थे ये डॉक्टर बन जाए, इसको हम यूक्रेन भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज। सर कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो इसको मैथमेटिक्स में करने दीजिए, इसको लेट हिम परफॉर्म इन मैथमेटिक्स। तो उन्होंने एडमिशन कराया, उसका 2 साल पढ़ा, बच्चा मज़े से पढ़ गया, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर भी ले गया वो, क्योंकि उसके ऊपर में क्या था, प्रेशर नहीं था उस चीज़ के लिए। और जब वो आए थे हमारे पास में, हमें तो क्या करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या नीड क्या है, उसकी अभी जो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से उसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके कैसे निकालना उसके ऊपर में। हर किसी की अलग अलग समस्याएं हैं।
आप लोग जब जाएंगे, आप ये दिखाता है कि आपका काम करने का जो तरीका है वो किसी पेरेंट को किस दिशा से घुमा के उससे बाहर निकाल सकता है। तो हम सर के साथ में भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में बैठते हैं, काउंसलिंग भी देते हैं, आउट ऑफ द वे जाके क्या किसी पेशेंट की हेल्प करी जा सकती है। तो आपके पास में अलग अलग केस आएंगे, आपके भाई रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आएंगे, पढ़ाई से रिलेटेड भी आएंगे, आपके झगड़े से रिलेटेड भी आएंगे, बिहेवियर रिलेटेड भी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके पास में। लेकिन वहाँ पे आप जितना अनुभव यहाँ पर आप चीज़ों के अंदर में लेंगे, जितना कॉमन लोगों से जुड़ के रहेंगे आप, हम क्या करते हैं आमतौर पर कि भी पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन उतना ही ग्राउंड का एक्सपीरियंस भी होना बहुत अच्छा है। आपने कभी देखा हो कि सिर्फ पढ़ा हुआ जो है वो कोई भी किसी लेक्चर के लिए, उन चीज़ों के लिए अपने अनुभव शेयर क्यों किए जाते हैं? इसीलिए किए जाते हैं ताकि भाई जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो आप अपनी पढ़ाई के साथ में जोड़ सकें। जब दोनों चीज़ें जुड़ती हैं तो मैं ये मानता हूँ करीबन 60% एक्सपीरियंस काम करता है और 40% जो आपने पढ़ा हुआ है वो काम करता है। जब आप किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो तब आपको पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या है। और जब कोई अनुभवी आदमी बताता है कि भाई साहब ये इंजन लीजिए, ठीक है, इसरो में आप सेलेक्ट हो गए हो और आपको ये इंजन ऐसे जोड़ना है, तो वहाँ पर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे आपको करनी है कि भाई कहाँ कितनी स्पीड से कैसे जाना चाहिए ताकि वो अपनी जगह पे पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कनेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो अनुभव है फील्ड का या चीज़ों का, तो वो आपको बहुत ट्रेन करता है। अल्टीमेटली तो आपको सारी चीज़ें वो आपको खुद ही करनी भी अनुभव आपको मिले। अनुभव कहाँ मिलेगा? आपके आसपास में, चूँकि साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं आप, आपके आसपास में बहुत सारे चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़े जो है, अच्छी बातें बुरी बातें, हर चीज़ आपके आसपास में घटित हो रही होगी। तो जब आप किसी अब हम लोग, मैं मैरिड हूँ, बच्चे भी हैं, तो अब कई बार कई सारी जगह देखते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं यार अच्छा इस बंदे ने यहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल किया, तो हम लोग उस नज़रिए से ही अपने आप को कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है जब आप, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं ब्रांड इमेज से जुड़ा हुआ हूँ, इवेंट मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, तो मेरे को पता होता है कि भी ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम की हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता था कि कोई आइडिया, कोई कंसेप्ट है, किसी के लिए कोई काम करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई इसके इनको क्या सोल्यूशन दूँ मैं, तो मैं क्या करता था कि एक जगह दिल्ली बाईपास से चले हम लोग और हिसार रोड तक, हम लोग बाईपास चौक तक मैं आराम से बाइक पे चला और आराम से जा रहा हूँ। तो जब तक मैं वहाँ पर जाके आता था, तो रास्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिख जाती थी जिससे मैं अपने आइडिया के साथ में, अपने कंसेप्ट के साथ में अटैच कर लेता था कि हाँ यार इस क्लाइंट को ये चीज़ के लिए ये सॉल्यूशन दिया जा सकता है। तो इसलिए आपका क्रिएटिव होना, आपका अपनी ब्रांड इमेज के लिए अगर आप कंसर्न्ड होंगे तो डेफिनेटली आपकी फील्ड के लिए तो ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसे ही जब एथिकल चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे ही एक रिसेंट तो नहीं है, 4-5 साल पहले की घटना है। जियो की लॉन्चिंग हुई थी, 2016 या 17 में लॉन्चिंग हुई थी जियो। तो क्या हुआ कि एयरटेल बहुत बड़ा प्लेयर था, तो हमें क्या मिलता था कि 3G जो है 250-300 रुपये में वो 3G देते थे, वो रो के चलता था वो, और 300 रुपये में 1 GB हमें मिला करता था उसमें। आज सिनारियो क्या है कि आज वो हमें 250 रुपये में पूरे महीने के लिए हर रोज़ 1 GB डाटा हमें दे रहा है। तो मतलब चीज़ें कुछ चेंज हो गई, लेकिन जो दिमाग में ये कहा कि यार ये लोग तो लूट रहे थे हमें उसमें, भाई अभी हमारे माइंड में क्या है यार, अब कैसे हो गया ये, अब तो चीज़ें महंगी होनी चाहिए थी, अब सस्ती हो गई हैं चीज़ें। क्या हुआ कि जब जियो की लॉन्चिंग हुई तो एयरटेल ने क्या किया, जियो को कनेक्टिविटी देने के लिए उन्होंने मतलब डर्टी गेम्स खेलना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने जियो को कनेक्टिविटी नहीं दी तो आपके पास, आपने मान लीजिए जियो का फ़ोन ले लिया, जियो का सिम ले लिया, आप कॉल कर रहे हो, दूसरे वाले के पास एयरटेल है, तो आपका फ़ोन नहीं मिलता था, कॉल ड्रॉप हो जाया करती थी। तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास पैसे की तो कमी नहीं है, पैसा बहुत है उनके पास में। तो जब वो उनको पता चला कि भी ऐसे बात है, तो अब उससे पहले कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स थे, तो लाइक जैसे वीडियोकॉन था, एक डोकोमो था और एक एयरसेल था, ऐसे ही 4-5 प्लेयर्स जो थे वो ऐसे ही डर्टी गेम्स की वजह से जो गेम से वो बाहर हो गए।
अभी भी 2-3-4 कंपनियां ही हैं जो जिनका पूरा उसके ऊपर में होल्ड है चीज़ों। तो उन्होंने जब ये गेम शुरू किया कि कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ऐसे जियो डाउन जाने लग गया, लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा यार क्या किया जाए ऐसा कि भी जिससे हमारा, ऐसे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, अभी स्ट्रैटेजी बनाइए, सारा तो जितना भी स्टाफ है, जो वैल्यूएबल स्टाफ है, जो मतलब अच्छा स्ट्रैटेजिकली अच्छा काम कर रहा है एयरटेल के लिए, उनको चाहे दोगुनी सैलरी में करिए, तिगुनी में करिए, जितना भी आप मन करे, मेरे को स्टाफ चाहिए उनका। तो सारा जितना भी सेल्स वाला जो टॉप मैनेजमेंट थी, स्ट्रैटेजिकली जो अच्छी, उनको उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। जब अच्छा एक आपके पास में स्टाफ आ गया, तो उसको बोला कि भाई स्ट्रैटेजी बनाइए, हम इस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, एयरटेल ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। उन्होंने बनाया और एक निष्कर्ष पर पहुँच गए कि सर ऐसा है, आज की डेट में इंटरनेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक इंसान के लिए। तो इसलिए आप इंटरनेट को रख के मेन में और उसको आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। उन्होंने क्या किया, जियो ने सभी को 4G जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया कि आप जियो का सिम लीजिए, इंटरनेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे बेहतर यार और क्या चीज़ हो सकती है कि जब जिस ज़माने में हम लोग 3G जो है वो 250-300 रुपये का ले रहे हैं, हमें 4G मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोगों ने धड़ाधड़ क्या किया, जो एक सिम था, जो प्राइमरी सिम था, उसके अंदर में उन्होंने जियो को रखना शुरू कर दिया। भाई मिले ना मिले, जियो तो जियो तो मिलेगा ही। भैया आपके पास भी जियो है, एयरटेल ना हो, एयरटेल निकाल दो, भाई क्या फ़ायदा है। भाई इंटरनेट ही जब नहीं मिल रहा है हमारे लिए, तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि इंटरनेट तो ज़रूरी है। आप व्हाट्सएप चलाइए, इंटरनेट पे कुछ देखना है तो इट इज़ वेरी कंपलसरी। और यू कैन से भाई आज हम लोग वी कैन नॉट गो विदाउट इंटरनेट। तो जब ये चीज़ें शुरू हुई तो एयरटेल को पता चल गया कि अब जो है दिन लद गए हैं। लेकिन कभी भी एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कभी भी एक बार जब आप ख़राब इमेज या ख़राब बिहेवियर या ख़राब प्रैक्टिसेस की वजह से किसी क्लाइंट से जब आपका एक कनेक्शन टूटता है, तो बहुत लंबे समय तक वो आपकी ब्रांड इमेज के लिए एक मतलब नेगेटिव टूल के रूप में काम करता है। इसलिए कोशिश करें, वो पहले लोग बोला करते हैं ना कि भी जो है किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है उसको एक हसीन मोड़ दे के छोड़ दीजिए। तो मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बुरा करने की बजाय अगर बुरा भी है तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, आप अपने तरीके से उस चीज़ को शांत रह के आप उस चीज़ को करिए। रोड पे चल रहे हैं, गड्ढा है, आप पूरी तेज़ चला रहे हैं तो नुकसान होगा आपकी बाइक को या आपको, आप गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, पहिया टूट सकता है। लेकिन आप बहुत धीरे से किसी गड्ढे में से आराम से निकाल ले जाइए, आप निकल जाएंगे। ना बाइक वो होगी, ना आपको टेंशन होगी, ना आप नगर निगम वालों को गालियाँ निकालेंगे, क्योंकि गड्ढे में बढ़ गई तो आप 2-4 गालियाँ उनको रसीद कर देते हैं उसमें। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि भी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो, क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेवियर हो, जिससे कि हमारी इमेज बनी रहे। आज भी आपने बहुत सारे ऐसे मैंने रेस्टोरेंट देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर की रूड बिहेवियर के कारण उनकी सेल जो है वो डाउन में चले गई। रोहतक के भी कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे कि भी जो है सेल में बहुत गिरावट इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ जो कस्टमर था वो कोई भी बड़ा भी होता, मान लीजिए आप हैं सर या कोई भी है डेकोरेटेड, या आप गए अपनी फैमिली के साथ में, आपके साथ आपके फादर हैं, आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो आके एक तो बहुत बुरा मुंह बना के बोलता है, आपने छोला भटूरा ऑर्डर किया सर, थोड़ा से छोले वोले नहीं है, मतलब एक बोलें एक तरीका ये है सर 10 रुपीज़ के एक्स्ट्रा छोले आएंगे, हम एक्स्ट्रा ऐसे देते नहीं है, आप 10 रुपीज़ के कहें तो मैं ला दूँगा आपको। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लोग 10 रुपये के लिए नहीं देखते कि मतलब 10 रुपये क्या है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि भी कितना कस्टमर केयर कितना आपने की है उस चीज़ के लिए। छोटी छोटी चीज़ें कहीं पर भी जाइए। हम लोग एक बार एक टूर पे जा रहे थे हम लोग, तो अरे ये शायद मुजफ्फरनगर से निकलने के बाद एक वो था, तो दूध की ज़रूरत थी हमें, दूध कहीं मिला नहीं, बोतल में तो था वो लेकिन गर्म करने के लिए कुछ नहीं था उसमें। तो हम लोग एक दुकान पे रुक गए वहाँ पे, मैं बोला मैं भाई साहब ऐसे ऐसे जो है दूध चाहिए उसमें। तो बोला कि ठीक है भाई साहब ये थैली वाला, बोले किस पर्पज़ से चाहिए, मैं कहा यार वो बच्चे को पिलाना है। बोले कि भाई साहब रुकिए 1 मिनट, आप बच्चे को ये थैली वाला दूध क्यों पिला रहे हो आप। वो गया जी गाय का दूध, बोला कि ये गाय का दूध है जी हमारे यहाँ पे। वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ था। उसने 1 गिलास गाय का दूध लिया, उसको उबाल के उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला के फिर तड़ा के उसने ठंडा किया।
ठंडा करने के बाद फिर उसने बोतल में डाल दिया है। एक आदमी को उसने लगाया, इट टुक हार्डली 5-10 मिनट्स मैक्सिमम, लेकिन उसने एक इमेज जो है हमारे दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ दी उस 10 मिनट ने, उसके एक छोटे से इस डिसीजन ने, और वी पेड फॉर दैट। भाई हमने उस दूध के लिए उनको 30 रुपये ज़बरदस्ती पे किए। वो बोला कि नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मतलब कोई बच्चा किसी का भी हो सकता है, हम भी कहीं जाए हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे दिमाग पे एक इतनी बड़ी इमेज उसने छोड़ दी यार, मैं क्या कमाल का बंदा है। अब हम लोग जब भी आएंगे तो हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे यार। तो हम लोग जब भी आते जाते हैं, कोई भी किसी को भी बताते हैं, तो फिर उसने 2 चीज़ें और बताई। बोले कि सर ये हमारा घर का बना हुआ गुड़ भी है, खांड भी है। तो हमने वहाँ से वो भी परचेज़ किया सर। तो एक आपका बिहेवियर, एक आपके काम करने का तरीका, जब नज़रिया हमारे अंदर आ जाता है ना यार, मुझे अपने कस्टमर को बेस्ट देना है। आजकल क्या होता है कि आप जब बैठे हुए हैं, तो मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको, तो कई चीज़ें ना वो बोलते हैं दिल से दिल तक पहुँचती हैं चीज़ें। जब आप अच्छे से किसी कस्टमर को डील करते हो ना सच्चे दिल से, तो वो सारी बातें जो है सामने वाले कस्टमर तक पहुँचती हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं सर आप अच्छी जो है सेल्स में आप अच्छे हो सर। मैं यार मैं सेल्स में अच्छा हूँ नहीं, मैं क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को बड़े डेकोरेटेड तरीके से नहीं कह सकता। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब आपकी ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज लेनी है, इसका ये रेट है उस चीज़ में। बोले कैसे सर? मैं कह सर इससे तो मैं कम नहीं कर पाऊँगा, मेरी मजबूरी है उस चीज़ के लिए। तो मैंने कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल एक रेट उसके अंदर में रखा हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, एक कस्टमर जो है एक टीचर था बेसिकली, वो 2 अकेडमीज़ पे पढ़ा रहा था। वो मैंने एक को प्रोडक्ट सेल किया तो उसको रेट दे दिया। दूसरे पे जब मैं उसके लिए गया तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या सर ऐसे से जो है ये है। बोले कि सर ये कितने का है? मैंने उनको सेम रेट दिया जितना पहले वाले पे दिया था। बोले कि सर क्या बात कर रहे हो, वहाँ पर तो आपने इतने का दिया है, 2 रुपये कम बताए उसने। मैं कहा सर ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ उस चीज़ में। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने टीचर के पास वो सैंपल भिजवा दिया। बोले कि सर ये बुक का सैंपल, मैगजीन का सैंपल देखिए, क्या ये ओके है? वो गया सर के पास गया, उन्होंने पहले से वहाँ पर भी उन्होंने ही फाइनल किया था, देखा हाँ सर ओके है, कोई नहीं। वो हैरान हो गया, बोले यार 10 सेकंड में क्लास से बाहर आ गया, सैंपल फाइनल हो गए। नहीं तो वही बंदा मेरे को ये बोलता था सर अगले दिन मैं फाइनल करके दूंगा सैंपल। फिर उन्होंने पूछा, बोले कि सर इतना रेट है, ओके है। 10 सेकंड में वो आ गया, बोला कि सर के साथ कुछ सेटिंग है। मैं कहा कौन से सर है, मुझे मालूम नहीं है सर। तो बोले कि ऐसे सर है। मैं कहा सर ऐसा है, मैंने ये चीज़ इसलिए रखी हुई है कि मेरे को पता है कि मेरे को इतना मार्जिन, मिनिमम मार्जिन के साथ में काम करना है। और जब मतलब एक ये एक जो संयोग समझिए कि मैं थोड़ी देर पहले जो है 2 दिन पहले किसी उसमें गया था, लेकिन आज जब फाइनलाइज हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जो है 1 घंटा पहले मैं वहीं पे बैठा हुआ था जब सर ने फाइनलाइज की, क्वालिटी ओके है भाई, रेट ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो वही सर मैं क्या यहाँ पर भी मिल गए। अब बोले कि देखो सर ने 2 जगह काम करा दिया, कुछ तो कम करो। मैं कहा सर आप एक चीज़ सोचिए, अगर मैं 2 रेट रखता, उनको कुछ और रेट देता और आपको कुछ और रेट देता, तो आज जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मेरी इमेज आपके सामने 0 हो जाती। मैं ज़िंदगी में कभी भी आपके पास आता, आप ये सोचते हमेशा कि ये रेट है ना हम ज़्यादा लगाएंगे और इनके साथ में नेगोशिएशन या बार्गेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो इट्स योर डील की भी आपको कस्टमर को कैसे डील करना है। एक स्टैंडर्ड जो चीज़ों का फॉर्मेट है वो आपको बनाना पड़ेगा उसके अंदर में। अब मैं राज सर की बात करूं तो जो है एक बहुत हायर फीस पे सर काम करते हैं चीज़ के लिए, लेकिन उनको ये पता है कि इस फीस में मुझे क्या मैं उनको दे रहा हूं, और जब क्वालिटी पैदा करी है तभी तो दे पाएंगे ना भाई। बगैर उसके, अगर मैंने अब फ़ोन का एग्जांपल बताया कि मैं 1.5 लाख रुपए में OnePlus देने लग जाऊँ, आप मुझे बेवकूफ़ सोचेंगे उसमें। लेकिन अगर सर इतनी हायर फीस में काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर में स्किल्स, वो क्वालिटीज़, वो चीज़ें, अपने अनुभव अपने अंदर पैदा किया है, अपने आप को जला कर कि भी जो है वो उस फीस को जस्टिफाई कर पाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप जाएंगे तो एक एक चीज़ को बिल्कुल, आप जब भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करेंगे तो आपके पास में ये छोटे छोटे अनुभव बिल्कुल डेली रूटीन की लाइफ के जो एक्सपीरियंस है अपने काम के साथ में जोड़ लीजिए। आप जब ये जोड़ने लग जाएंगे ना तो आपके मन में सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, भाई ये आज इस बात पे इस फलां लड़की का या इस फलां लड़के ने इस तरीके का बिहेवियर किया, तो मैं बात करूंगी सर से कि अगर
कहीं ज़िंदगी में कोई ऐसा क्लाइंट मेरे पास में आता है, उसका ऐसा बिहेवियर है, तो हाउ टू डील विद दैट, भाई उससे मुझे कैसे डील करनी है। तो अनुभव यही होता है चीज़ों का। तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया, तो उन्होंने क्या किया, जियो ने एक सिम पे इंटरनेट फ्री कर दिया। एयरटेल इतना डाउन में गया, सिर्फ उसकी वजह से नहीं, उन्होंने थोड़े दिन के बाद 1.5 साल तक तो उन्होंने खूब रखा कि हाँ कोई नहीं, वो थक हार के है ना, वो फिर हमारे वाले ढर्रे पे आ जाएंगे। लेकिन जियो नहीं आया, वो आज तक नहीं आया। रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने चीज़ों को लेके, लेकिन उस वाले ढर्रे पे नहीं आए। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयरटेल को मजबूर किया कि आप पहले मेरे वाले बैलेंस पे आएँ, आप पहले जितना मैं दे रहा हूँ। अब एयरटेल और जियो सेम कैटेगरी पे हैं, लेकिन जो जियो का सब्सक्राइबर है वो एयरटेल से ज़्यादा है। और आज भी लोग कहीं ना कहीं जब बात होती है, या हम जैसे लोग जब बात करते हैं चीज़ों के लिए, हम ये मानते हैं कि एयरटेल ने बहुत बड़ा एक किस्म से फ्रॉड किया लोगों के साथ में, कि भी जो है जब आप इतना दे सकते थे या जब आप कैपेबल थे देने के लिए, तब आपने लोगों को लूटा है उस चीज़ के लिए। तो ऐसा हमें कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना है, क्योंकि लोग बहुत कम दोबारा मौका देते हैं उन चीज़ों के लिए। उनको लूट नहीं लगनी चाहिए। या आपके पास में हायर भी है ना, तो आप जस्टिफाई करें। मतलब एप्पल का अगर 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लूट नहीं रहा है, वो उनका जो कस्टमर है बोल रहा है सर अगला लॉन्च होने दो, ये पुराने वाले को दे दूंगा मैं बेच के, और नया वाला लेना है मेरे को। तो इसीलिए हर एक चीज़ की जो ब्रांड वैल्यू है वो इसीलिए है, उनको पता है कि भी इसकी क्वालिटी क्या क्या है। इन्होंने ब्रांड इमेज, आपके हाथ में फ़ोन होगा तो बंदा सामने वाला समझ जाएगा यार 1.5 लाख रुपए का फ़ोन बंदे के हाथ में है, तो इसका मतलब उसके हाथ में कुछ न कुछ ज़रूर है, अगर वो चीज़ें मेंटेन कर रहा है। तो अगर ऑडी है तो ऑडी अगर बंदा चला रहा है तो उसको ये पता है कि इसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, क्यों ये इस चीज़ को लेके मतलब ऑडी को अगर चला रहा है तो उसको पता है कि भी ऑडी की क्वालिटी क्या है। भाई पैसा है या नहीं है वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन उसको ये पता है कि ऑडी को चलाना कैसे है, भाई साहब ऑडी के अंदर क्या क्वालिटी है। तो आपको भी जब आप बड़े काम के, बड़े ऑब्जेक्टिव, बड़े लक्ष्य के साथ आप जाते हो ना, तो आपको भी वो चीज़ों का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। भाई आज आप एक अच्छे इस्टेब्लिश क्लिनिक में आप बैठे हुए हैं, तो जितना मैक्सिमम आप एक्सपीरियंस यहाँ से ले सकते हैं आप लीजिए, ताकि आप अपनी चीज़ों के अंदर में, अपने आप के अंदर में वैल्यू एडिशन कर पाएँ। बहुत बड़ा स्कोप है। आप नॉट ओनली इन इंडिया, अब कहीं पे बाहर भी जाएंगे ना, तो बाहर के देशों में भी बहुत बड़ा स्कोप है साइकोलॉजी का, और ये आने वाले टाइम में साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ना ही बढ़ना है, घटेगा नहीं इस चीज़ में, आप सोच लीजिए। क्योंकि हर किसी के साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है चीज़ों के साथ में। मेरे साथ अलग समस्या है, आप लोगों के साथ अलग समस्या है चीज़ों के लिए। तो जितना भी लोगों का एक आपस में लोगों को आप अपने साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी नॉलेज उतनी बढ़ जाए। अभी आपने बताया था क्राइम का, किसने बताया था? अच्छा, आपने बताया था। अब आपको मैं बताता हूँ कि सिर्फ एक ही है यहाँ पे, फोरेंसिक में एक मैडम है, यू नो हर नेम। अच्छा, यहाँ पर फोरेंसिक में क्राइम फोरेंसिक में एक मैडम है, लेडीज़ हैं, काम करती हैं, कोई नाम बता सकता है उनका? सरोज दहिया मैडम है एक, तो शी इज़ द ओनली लेडी की भी जो है वो फोरेंसिक में जो एक्सपर्ट है वो एक ही है, एक आध मतलब होता है उसका, इतना इस करियर में, इसमें इतना करियर स्कोप है। तो फोरेंसिक में जो है वो मैडम सरोज है। कहीं कोई वो हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो हमने कब पूछा उनसे कि मैडम कैसा लगता है, बोला कि जो है, मैं क्या सुबह सुबह आके कोई सड़ा हुआ है, कोई कटा हुआ है, कोई लटका हुआ है, कुछ हो गया, मर्डर हो गया, किसी ने मार दिया, काट दिया, कैसा लगता है आपको जाने में? बोले कि सर अब ऐसे तो डॉक्टर भी मतलब ऑपरेट करता है उस चीज़ के लिए, और हमारी बॉडी पार्ट्स को तो हमने तो एक क्राइम सीन देखना है उन चीज़ों, लेकिन डॉक्टर तो जानबूझ के उसको देखना, और दिन में हो सकता है उसको 10 बार देखना पड़ जाए। मेरे को तो एक बार ही देखना पड़ता है, लेकिन एक डॉक्टर हो सकता है उसको 10 बार देखना पड़ जाए। बोला कि मैं इन चीज़ों को सिर्फ एक अपने नज़रिए से देखती हूँ कि भाई ये मेरी ड्यूटी है सर, इस ड्यूटी को मुझे बेस्ट तरीके से कैसे करना है। मैं रोके करूँगी तब भी ठीक है सर, अगर मैं अच्छे तरीके से अच्छे उससे करूँगी तो धीरे धीरे मुझे मेरे काम के अंदर में वो चीज़ों का नॉलेज आने शुरू हो जाएगी, मुझे आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप बोझ मान लेते हो, ना तो आनंद आता है ना नॉलेज आती है उस चीज़ के अंदर में। तो ऐसे ही जब आप लोगों को कनेक्ट करने लग जाओगे, आज से ही आप अपने बिजनेस के साथ में लोगों के बिहेवियर को, चीज़ों को, काम करने के तरीक़ों को कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत मज़ा आना शुरू हो जाएगा।
तो जब आप अपने आप को ब्रांड इमेज बनाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चल जाता है भी मार्केटिंग में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, ब्रांड इमेज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आजकल मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं बहुत सारे टूल्स आना इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से इंस्टाग्राम पे कौन कौन है? मतलब अभी अकाउंट बनाया है, पासवर्ड भूल गए हैं? अच्छा, ठीक है, मतलब सभी हैं उस चीज़ के ऊपर में। टिंडर पे भी है कोई? टिंडर पे क्यों नहीं है भाई कोई? नाम तो सुना होगा ना? सुना सभी ने? ठीक है, देखिए दो एप्लीकेशन का मैंने नाम बताया आपने, हमने। अब कोई हो सकता कोई हो लेकिन हाथ नहीं उठाया, भी पॉसिबल है कोई हो लेकिन हाथ नहीं उठाया, बिकॉज उन्होंने अपनी इमेज को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, सिंपल। उनको पता है या आप लोगों को पता है दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो हमें हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अपनी पहचान बनानी पड़ेगी कि भी हाँ, ये मेरा ये टारगेट ऑडियंस है, और आपके लिए तो पूरी मार्केट भरी पड़ी है टारगेट ऑडियंस से। आप कैसे कनेक्ट करेंगे? अभी बहुत सारे और भी साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब बैठते हैं ना तो बहुत क्रिएटिव और बहुत अलग अलग तरीके में वीडियो कैसे बनाई जाए, कहाँ कहाँ सेमिनार कर सकते हैं, कहाँ लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं। अब इंटर्नशिप वाला था, किसी के दिमाग में ही नहीं था कि भी ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अपने बिजनेस के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी वेरिएशंस हैं, उनको एक्सप्लोर करना होगा उस चीज़ में। आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं आप, तो उस साइकोलॉजिस्ट को आप करियर ऑप्शन में अलग अलग आप अपनी ब्रांचेज बना सकते हैं। ब्रांचेज मतलब भाई आप किसी को मेंटल हेल्थ के लिए जागरूक कर सकते हैं, साथ के साथ आप किसी बच्चे को अच्छी काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा IIT कर सकता है या नहीं कर सकता है, पेरेंटिंग कैसे हो सकती है उस चीज़ के लिए। तो बहुत बड़ा बिजनेस है ये, बहुत बड़ा, मतलब अलग अलग फील्ड जा रही है, मतलब लिमिटलेस इसमें इसके अंदर में ऑप्शंस हैं। लेकिन नॉलेज होनी, स्किल होना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग आनी बहुत ज़रूरी है। अब आप ने काम से रिलेटेड कभी आप में से किसी ने वीडियो शुरू किए हैं क्या यहाँ पे आने से पहले? आप सेकंड ईयर में हैं? अभी सेकंड ईयर में आए हैं आप, ठीक है। आप भी सेम? आप मैम? अच्छा, तो क्या होता है कि आपको छोटे छोटे जो वीडियो मार्केटिंग, सीधी सी बात है, आपको मार्केटिंग अपने आप को, मैंने बताया कि उस यूनिफॉर्म में समझ लीजिए कि भी आप बन गए हैं, सिंपल। और जो उस तरीके से काम करता है, कभी आपने देखा है कि मतलब भाई प्रैक्टिस से 2 महीने पहले कोई कुश्ती का प्लेयर है, उसने 2 महीने पहले प्रैक्टिस करी और वो ओलंपिक जीत ले आया। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आप बहुत बड़े हैं और समझदार हैं। आपको आज से ही अपने आप प्रोफेशनल ब्रांड में आप जा रहे हैं, अपने आप को ब्रांड समझना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। भाई आई एम द बेस्ट ब्रांड फॉर माई प्रोफेशन। जब आप उन चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आज के 5 साल के बाद मेरे क्या लक्ष्य होंगे। 1 साल के लिए टारगेट बनाइए, आपको लगा है यार ये अच्छा है यार, इस पर मुझे बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन बोलेंगे कब? जब आप किसी कंसेप्ट को देखेंगे। जब आप देखेंगे तो आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि हाँ यार, इसके ऊपर में तो मुझे कुछ नॉलेज लेनी चाहिए। आप सर से आगे नॉलेज लेंगे, नॉलेज लेने के बाद उसके ऊपर में जब आप नॉलेज लेने के बाद जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके खुद के कुछ उसके ऊपर में आइडियाज़, आपके खुद एक्सपीरियंस या चीज़ें निकल के आएंगी। यार मुझे तो इस चीज़ को बताना चाहिए सर को, या लोग दुनिया को बताना चाहिए। मेक ए वीडियो ऑफ दैट, वीडियो बनाइए अपनी, उसके ऊपर में डालिए, लोगों को पता होना चाहिए यार ही इज ए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ना, साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। आप लोगों को बहुत अच्छा जो है, धीरे धीरे जो स्टूडेंट है आपकी इमेज बनना शुरू हो जाएगी उनके बारे में। अच्छा यार वो है, बहन देख मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हूँ, तेरे को मदद करनी पड़ेगी। मतलब आप यू कैन बी ए मेंटर फॉर योर कॉलेज। ये एंटायर जो कॉलेज है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गर्ल है, बॉय है, कोई भी है, XYZ है, वो आपसे
हेल्प ले सके, यू शुड बी दैट मच कैपेबल फॉर दैट। सीखिए, अभी इंटर्नशिप है मान लीजिए आपकी, भाई 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की है, तो आप उसके बाद इतना कैपेबल अपने आप को समझ जाएंगे, मान जाएंगे कि भाई हाँ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे उतना ही सीखना ज़रूरी है, जितना सर पढ़ाते हैं या जितना सर बताते हैं उससे डबल आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। तो मार्केटिंग में क्या क्या है, अब जैसे सोशल मीडिया हमारे पास में है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपने बहुत अच्छा कोई वीडियो बनाया तो आप रातों रात वो वीडियो पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। एक धर्मवीर हरियाणा करके एक बंदा आया था अभी, है ना, आपने देखा, वो किसी ने और ने भी देखा वो, तो एक बेसिकली वो जैसे सर हैं इतनी ही एज ग्रुप का वो, हाँ, उसने जो है वो फिल्टर लगाया, फिल्टर लगा के वो बूढ़ा दिखने लग गया उसमें, वो आराम से जो है स्विमिंग पूल में नहा रहा है। बोला कि मेरे बच्चे यूँ सोचे थे आगे भाई मैं जो है अपना रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा उन्हें दे दूंगा, लेकिन मैंने उनकी ऐसी तैसी करी है, मैं तो अपनी ऐसे इंजॉय कराएं भाई अपनी लाइफ, बच्चे अपना लाइफ एंजॉय करो, कमाओ खाओ, और मैं अपनी लाइफ ऐसे एंजॉय करूंगा भाई। वो एक छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का वीडियो इतना ज़बरदस्त तरीके से वो फैल गया, हाँ बहुत वायरल हुआ है। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे जब चीज़ें काम करना शुरू करोगे ना, आपको बहुत आपकी खुद की मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी, और जब तक आप यूजी करोगे या पीजी करोगे आप बहुत काम के आदमी हो चुके होगे। तो इसलिए मार्केट योरसेल्फ, अपने आप को मार्केट कैसे करना है, आप कम से कम अपने नियर एंड डियर्स और फैमिली मेंबर के बीच में तो एक अच्छा मार्केटिंग पर्सन बन सकते हो ना, अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हो ना, उनको लगना चाहिए कि यार शी इज साइकोलॉजिस्ट। तो अभी एक और इसी में एग्जांपल है छोटा सा, मेरी बिटिया है 11th क्लास में, तो वो बहुत शरारती थी बचपन में, पठानिया स्कूल में पढ़ती थी वो। तो मैंने सर को कहा, मैं कि सर ऐसे जो है बहुत शरारती है, मुझे नहीं लगता ये पढ़ पाएगी। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास तक ऐसे ही थी वो, लेकिन उसने जो है थोड़ा स्कीपिंग करना शुरू कर दिया उसका 8वीं क्लास में। तो 8वीं 9वीं तक उसने ऐसे ही किया। वो 10th क्लास में उसने सारा जो है स्कूल लेवल, स्टेट लेवल का 9th में भी किया, फिर 10th में भी उसने 10th में तो 10th क्या था 9th में शायद आया था उसका वो ये जो अपना कोरोना वाला जो आया था, 2 साल उसके धुल गए, नहीं तो वो 2 नेशनल चैम्पियन 8वीं क्लास से ही नेशनल की चैम्पियन थी वो टॉप स्कीपिंग में। आप भी करते हो? अच्छा कब? अच्छा 10th में किया था। अभी उसने लास्ट ईयर CBSE का स्कीपिंग में गोल्ड जीता है। तो मतलब फास्टेस्ट अभी उसी के बाद 15 दिन के बाद फिर कोई स्टेट लेवल का था, उसमें भी 21,000 का प्राइज़ उसने जीता। तो अभी उसको हम लोग ये मान के चलते थे कि भाई जो है पता नहीं वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी उस सेंस में, लेकिन सी प्रूव्ड की भी उठी, सुबह पार्क में गई और उसकी जब हम लोग देखते तो हमें रस्सी दिखाई नहीं देती थी, बस वो टक 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 की आवाज़ आती थी। मतलब यू कैंट सी, कभी मौका मिला तो मैं वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। मतलब वो इतना फास्टेस्ट करती हैं कि भाई जो है 30 सेकंड में जैसे एक, हाँ वो करीबन 90 के आसपास की स्पीड करती है। हाँ तो 90 के आसपास की करती है। तो अभी 100 शायद इंडिया का स्कोर शायद 100 फास्टेस्ट जो 100 के आसपास का है। तो हाँ ऐसा ही कुछ है, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता उस चीज़ के बारे में। लेकिन ऐसे ही आप अपने आप को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट हैं कॉलेज में, अपने घर के आसपास में एक अपने आप को साइकोलॉजिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दीजिए, ताकि लोग आपके पास में कहीं ना कहीं पूछें, अरे बिटिया ये देखिए ये ऐसे ऐसे दिमाग ख़राब करती रहे ये चीज़ें हैं। आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाओ। कोई समस्या पूछेगा ना, हाँ कोई नहीं चाचा शाम को बताती हूँ या कल बताऊँगी, मैं आज तो समय नहीं है। पूछिए सर से आके भी ऐसे ऐसे सवाल हैं, चीज़ें हैं, बताइए, सोल्यूशन देना शुरू करिए। आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएंगे 2 साल 3 साल के बाद। देखिए ये प्रोफेशन ऐसा, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अनुभव चाहिए, लोगों के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको अपनी मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी। भाई सोशल मीडिया पे कर सकते हो आप। दूसरा मैंने बताया कि अपने आसपास में आप अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करना शुरू कर दीजिए। भाई आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, सीधी सी बात है। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, 2 साल पढ़ते हुए हो गए, तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बेशक आपको कुछ नहीं आता है, बट प्रॉब्लम तो आएंगी ना आपके पास में। अब प्रॉब्लम आएंगी तभी तो आप सॉल्यूशन खोजोगे, और जब तक नहीं आएंगी तो कैसे खोजोगे आप। तो इसलिए लेट द प्रॉब्लम्स कम,
भाई प्रॉब्लम्स को आने दीजिए। अब हम लोगों को भी ऐसा ही होता था, कई बार जाते यार पता नहीं क्लाइंट क्या पूछ लेगा उसके ऊपर में। तो जब वो पूछेगा तभी तो हमारे अंदर में चीज़ों का डेवलपमेंट होगा ना। तो समस्याओं को आने दीजिए, सीखिए, ग्रो अप। आपके पास में सर हैं, कोई भी समस्या हो जाती है, सर ये आया है मेरे पास में, मन में ये डाउट आया है, ये बच्चा इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहा है, कोई लड़की ये है सर, ये लड़की ऐसे से बिहेव है इसका, या ऐसे से इसके साथ में प्रॉब्लम्स है। तो उस तरीके से तो धीरे धीरे आप अपने आप को एक इस्टेब्लिश योर सेल्फ एज ए ब्रांड, उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे जोड़नी है। और जब धीरे धीरे अपने आप को मार्केटिंग करोगे ना, अरे भाई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, और सामने यार बड़ा साइकोलॉजिस्ट आता तो कुछ भी नहीं है, उनका तो पूछ, क्या पूछना चाहता है मेरे से, ये पूछेगा वो, ही और शी विल आस्क क्वेश्चन। वही तो मौका चाहिए आपको कि भाई तूने क्वेश्चन पूछ लिया ना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन दे दूंगा, फिर पक्का भाई पार्टी वार्टी पक्की है या कुछ और। तो यहाँ से पूछिए, आपके पास में एक एक ऐसे ही क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे अपनी यूजी, तब आपके पास में कम से कम मैं ये मानता हूँ 5000 क्वेश्चन का एक बैंक होना चाहिए कि भी किसी ने आपसे 5000 क्वेश्चन पूछे हैं और आपने उस 5000 क्वेश्चन के आंसर सर से या खुद मेहनत करके ढूंढे हैं उससे। आपके पास में 100-200 वीडियोज़ का एक कलेक्शन होना चाहिए, कहीं से पढ़िए, किसी जो है उसको केस स्टडीज़ को पढ़िए, और केस स्टडीज़ को पढ़ के उसके ऊपर में आप अपनी चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर में देखिए कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ के भी लोकल जो चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे आपको वो करना चाहिए। अभी एक बिल्कुल टर्म है, दैट इज़ सोशल मार्केटिंग। हम भी सोशल मार्केटिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं। कई बार हम लोग यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होता कि सोशल मार्केटिंग है क्या। आप लोगों को ढूंढिए कि जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, डोनेट करते हैं, जिस मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही आपको कैंपेन्स या ऐसे ही अपने आप को एक अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए सोशल मार्केटिंग टूल को यूज़ करना है। भाई आप किसी की हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप अपने अंदर में, आपके अंदर कुछ नॉलेज होगी या चीज़ें होंगी। नहीं भी है तो किसी के साथ जुड़ के किसी को हेल्प आउट करिए आप, ताकि आप जो है उस टूल के रूप में जब अपने आप को उससे टूल से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत नॉलेज आएगी आगे भी। आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है ना। सेवा जो है, आप हम कहीं ना कहीं हर सोसाइटी में एक जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो भी इट मीन्स कि वो भी आपको सेवा करने का मौका दे रहा है उसमें। तो भाई मौका मिलना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको भी क्या करना है, वो मौका ग्रैब करना है। भाई सेवा जो है कहीं ना कहीं आपको करनी ही करनी है। डोनेशन कहीं ना कहीं करना ही है आपको, चाहे आप नॉलेज का डोनेशन करें या पैसे का डोनेशन करें। आज से जब आप, हमारे यहाँ पर हैबिट नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ मानता हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना मंदिर में, अब मैं अपने हाथ से पैसा नहीं देता, मैं बच्चों को दे देता हूँ पैसा, बेटा दो, आप हाथ से छूटना आना चाहिए। अब मैं उनको दे रहा हूँ, वो ठीक है, वो ले लिया मेरे से, दे दिया उसमें, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो साल 2 साल 4 साल के बाद जब वो खुद मंदिर में जा रहे होंगे तो किसी को कोई देना है पैसा तो उनको ही लगेगा यार देना चाहिए उसमें। तो एक डोनेशन जो होती है हमें बहुत एक हम्बल इंसान के रूप में इस्टेब्लिश करती है। जब अब हम लोग हम्बल हो जाते हैं ना तो हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस नज़र आता है, और जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में बिल्डअप हो जाता है तो एक जब आप किसी की हेल्प करते हो ना तो वही आपको लौट के आपको बिजनेस के रूप में आती है। अब हम बहुत सारी जगह पे हम लोग जाते हैं तो ऐसे डिस्कस करते करते हम लोग ऐसे ही राय दे देते हैं। मेरा कंसल्टेंसी का काम है, तो मैं कहीं कहीं बैठे होते हैं तो मैं किसी को बता देता हूँ यार सर ऐसे कर लीजिए आप ऐसे ही, तो फ्री में बता दिया। वो बंदा मेरे को 4 महीने बाद फ़ोन करता है, सर आपने कमाल की चीज़ बताई थी उसके अंदर में, उसने बड़ा हेल्प की, एक बार आइए बैठते हैं उस चीज़ के ऊपर में काम करते हैं। एक क्लाइंट है मेरा चरखी दादरी में, मैं 4-5 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो उसको मैं किसी और काम से गया था, मैंने कुछ चीज़ें ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको बताई। मैं कहा सर इस चीज़ को ऐसे ऐसे करिए, आपका स्टाफ है उसको इस तरीके से जो है फ्रंट ऑफिस को इस तरीके से काम करना चाहिए, उसको उस तरीके से काम करना चाहिए। उस बंदे ने 3 साल तक मेरा प्रोडक्ट ख़रीदा, जो वो उतना काम का नहीं था, काम का तो था लेकिन उसको 100% उसकी एफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन 60% एफिशिएंसी के साथ में उसने ख़रीदा, क्योंकि ही वांटेड मी टू बी देयर फॉर ट्वाइस इन ए वीक। वो चाहता था कि मैं हफ्ते में 2 बार उसके पास में विजिट करूं, और उस विजिट के बदले में उसने मतलब जो है मुझे पैसा भी अलग से पे किया, गाड़ी का खर्चा भी वो पे करता था,
और मतलब हम लोग जाके वहाँ पर डिस्कस करता था। अभी आज की डेट में वो बहुत अच्छा एक बड़ा वहाँ पर उस शहर में ब्रांड बन चुका है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप जब अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर में एक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होने के लिए मैंने बताया कि क्वेश्चन आने आपके पास में बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने कुछ ऑब्जर्व किया और उनको हेल्पिंग हैंड के रूप में उनके बगैर क्वेश्चन किए, क्योंकि उनको नहीं पता कि मतलब मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उनको कुछ बता दिया तभी उन्होंने मेरे से 10 क्वेश्चन और पूछ लिए ना। तो आपके अंदर जब नॉलेज होगी ना, आप किसी को राह चलते चलते भाई इसको ऐसे किया करो, सामने वाला सोचेगा यार ये तो कमाल की बात बता के गया भाई साहब, ढूंढेगा बंदा आपको। हम कहीं पर भी सर के साथ बहुत सारी जगह पे हम लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई और है, उनको पता है भी हाँ पूछने की ताक में रहते हैं कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो आपको लगना चाहिए उसको कि भी हाँ भाई ये बंदा, पैसे की दिक्कत नहीं है, फीस दे देता है बंदा, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि यार सामने वाला जो बंदा बैठा है ना, ही और शी कैन चेंज माई लाइफ। तो आपको अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आपकी वैल्यूज़ आपकी ब्रांड इमेज में से झलकनी चाहिए। आपकी स्किल है जो आपकी ब्रांड इमेज को बनाएंगी, ठीक है। और आपका जो एक वे ऑफ आपका बिहेवियर है या वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स है, वो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार ये आदमी जो है मेरे को हर एक चीज़ में हेल्प कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भी बहुत सारी एथिकल चीज़ों को, केस स्टडीज़ को पढ़िए भाई, क्या केस स्टडीज हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मार्केटिंग ज़रूर करिए आप अपनी चीज़ों की मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रिंट मार्केटिंग, आपको वीडियो मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है। अभी हम आप देख रहे हैं ना सर को, भाई ऑनलाइन भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। मार्केटिंग को मत छोड़िए, बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के बगैर आपके पास में अब क्या है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप लोग आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं ना भाई, एक बिजनेस के साथ साथ सवाल भी आ रहे हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत चलता होगा, 10 सवाल पूछेंगे तो हमारे सामने 10 सवालों का एक्सपीरियंस और जुड़ जाएगा उसमें। जब हम लोग जाते हैं तो प्रिंसिपल हैं, अलग अलग सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग सवाल आते हैं, यहाँ पेशेंट आता है, 10 तरीके के अनुभव देखे जाता है उसमें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चलते रहें, अपने आप चीज़ों को, स्किल को, एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करते जाएं, और जितना भी आपको इंटर्नशिप का मौका मिला उसको बनाइए जितना मैक्सिमम। सवाल रखिए ज़रूर, लेकिन आपके मन में सवाल ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। अब एक चाय हो जाए, नहीं तो नींद तो नहीं आने लगी आप लोगों। तो सर तो डियर स्टूडेंट्स जो है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं कुछ चीज़ें अलग तरीके की थी, वो कुछ पॉइंट्स के साथ में और डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, लेकिन वो क्या है कि वो फेज वाइज हैं चीज़ें। हम लोग कभी दोबारा फिर बैठने का मौका मिला तो हम लोग उसको सेकंड फेज की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि और बेहतर आपकी मार्केटिंग में क्या चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। लेकिन वो तभी काम होगी जब आप एक फ़र्स्ट फेज को आप अपने अंदर में चीज़ों को आप उतार लेंगे। आप समझ जाएंगे कि हाँ यार ये इतना मैंने काम कर लिया है, ये इतना खाया था मैंने, उसको डाइजेस्ट कर लिया और अपनी बॉडी को मैंने जो है वो सारा हो गया है, यूज हो गया है। तो देन हम लोग सेकंड उसके ऊपर में बात करेंगे। तो फिर भी कभी आपको कोई चीज़ में ऐसा लगे कि कोई चीज़, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहें, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं जैसे टॉक। आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना चाहें, भाई कोई बिजनेस में है, कोई आप अपने ब्रांड से रिलेटेड, कोई भी ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड इवेंट्स हैं, ब्रांडिंग है, तो उससे कोई भी जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा जो है जुड़ा रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।